करके आज फुल टाइम वो कैसे आए, क्या स्टोरी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ संतराम जी लुधियाना से, स्टार अचीवर। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। आपकी जोरदार तालियों की वेलकम थैंक यू संतराम। रविंद्र ठाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल सर, आ रही है। वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत सुनकर। और मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम शांतराम, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। सबसे पहले मैं अपने उन गुरुओं का सभी का कोटन कोटन धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पर आए और इस बड़ी कामयाबी पर पहुंचे। ये सभी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल है वो हमारे गुरुदेव श्री शिव कुमार शर्मा जी, जो हमें पल पल पर गाइड करते रहते हैं और इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे इसमें चलना है, वो हमें सिखाते रहते हैं। उनकी उंगली पकड़कर हम जहाँ तक पहुँचे, आगे भी हम उनकी उंगली पकड़ कर ही पहुँचेंगे। हम उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और बाकी सारे बड़े गुरुओं का भी प्रणाम। सभी जो इस पोर्टल पर मौजूद हैं सीनियर साथी, ये सभी से हमें सीखने को मिलता है। किसी एक से सीखने को नहीं मिलता, सभी से सीखने को मिलता है। वो हमारे सभी गुरु के श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, जब मेरा जो बचपन है वो एक गांव पिंड बिलगा है जो जिला जलंधर में पड़ता है, नूरमहल के पास, उसमें व्यतीत हुआ। मैंने आठ आठ क्लास पास करी सरकारी स्कूल में। और उसके बाद मेरे पिता का देहांत हो गया। और मेरी दो बहनें थी, एक मैं था, तीन थे। और मेरी माँ थी। और एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक ही रहती। तो मेरे को स्कूल से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि परिवार में कोई भी पैसा कमाने वाला नहीं बचा था मेरे पिता का देहांत होने के बाद। तो मेरे को घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती गई। 15-16 साल की उम्र में मेरे पर ये जिम्मेदारियां पड़ी। और मैंने गांव में मजदूरी वगैरह करके अपना, मेरी बहन ने भी साथ दिया, मेरी माँ ने भी साथ दिया, और अपना पेट पूजन किया। उसके बाद मेरे को पता चला कि लुधियाने में एक बहुत ही शानदार काम है, जो हौजरी का काम है। उसको जो भी लोग करते हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात फंस गई, तो उस काम को किया जाए तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए, कैसे कैसे जान पहचान निकाली जाए। तो धीरे धीरे कहते हैं, जब कोई आदमी कोई बात सोच लेता है तो उसके लिए रास्ते ही निकलने शुरू हो जाते हैं। पहले सोचना जरूरी है, जब तक हम सोचेंगे नहीं किसी काम के लिए तो हमें रास्ते भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं तो वही काम करूंगा, हौजरी का, फ्लैट का, जर्सी स्वेटर बनाने का, और मैंने कुछ नहीं करना है। तो धीरे धीरे रिश्तेदारों में बात चली, चर्चा हुई कि कौन वहाँ पर किसी का कोई बात है, कोई जान पहचान वाला है। तो ये तो लड़का जिद करके बैठ गया कि मैं वही काम करूंगा। तो मेरे को ये थी कि कम पैसे से बात नहीं बनेगी, कुछ सपने थे कि बड़ा कुछ किया जाए। तो धीरे धीरे चलते चलते रिश्तेदारी से निकलते निकलते तो मैं यहाँ पर पहुँच गया लुधियाने में। उस समय उम्र मेरी मात्र 16-17 साल की। तो जब मेरे को लेकर गए फौरी में, तो मेरे को बोला गया कि तुम्हारी उम्र कम है और तुम ये काम नहीं कर पाओगे, भी तुम 1-2 साल रुक लो। तो मैंने कहा मेरे से काम करवा कर देखो, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मेरा शरीर बहुत पतला था, मेरी मजबूरी थी। तो मैंने कहा जब मेरे से काम करवा कर देखो, मैं पूरा आपकी जो कसौटी पर पूरा उतरूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप 2-4 दिन आइए, आप खड़े होइए, क्योंकि वहाँ पर खड़े होने का काम था सारा दिन। तो मैं पहले से काफ़ी भाग दौड़ करी थी, इसलिए मेरा देखने को शरीर तो पतला लगता था, लेकिन मैं वैसे मजबूत था। तो उन्होंने ठीक है कहा, ठीक है कि आप आइए करिए काम। तो धीरे धीरे हमने काम सीखा, उस काम को करना शुरू किया। करते गए हम गांव से आते थे, रेलगाड़ी आती थी। रेलगाड़ी सुबह अभी पता नहीं होता था कब आएगी स्टेशन पर, क्योंकि गाड़ियों का प्रचलन है, वो कभी कभार लेट हो जाती हैं। तो हमें तो पहुंचना पड़ता था समय से प्लेटफार्म पर, और हम आ जाते थे कभी कभार 1 घंटा 2 घंटे लेट हो जाती थी। जब हम रात को
काम करके वापस जाते थे लुधियाने से, तो जहाँ भी गाड़ियाँ लेट हो जाती थी जाने के लिए। कभी कभार रात को 12 बजे 1 बजे हम अपने घर पर पहुंचते थे। तो इन सारा कुछ चलते हुए तो हम परेशानी में थे कि कुछ ऐसा किया जाए, अगर जाकर रात को गांव में सोना ही है तो गांव को छोड़ा जाए। तो मैंने अपनी माँ से विचार बटंदरा किया कि माता जी जहाँ पर रहकर अगर सोना ही आकर, तो वहाँ पर लुधियाने में जाकर कमरा किराए पर लेते हैं, वहाँ सो लिया करेंगे, क्योंकि समय से आएंगे समय से जाएंगे काम पर, एक तो काम सही होगा, दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो मेरी माँ मान गई। तो हम 1980 में अपने गांव से लुधियाने में आ गए। तो काम करते गए, लेकिन एक बात सुनी थी, किसी की मीटिंग थी कामरेड की, उसने कहा था कि एक मिल मालिक अमीर कैसे बनता है। उन्होंने बताया उसकी मिल में अगर 1,000 लोग काम करते हैं तो वो रोजाना 8 घंटे एक व्यक्ति लगाता है, तो 8,000 घंटे वो एक मिल मालिक के लिए काम हो जाता है, और एक वर्कर सिर्फ 8 घंटे काम करता है। तो वो तभी अमीर होता है कि उसने उनका टाइम खरीद रखा है, तो इसलिए वो अमीर हो रहा है। वही चीज़ मैंने जब यहाँ देखी हौदी में, किसी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं तो किसी में 20, किसी में 50, तो जो मालिक है वो कुर्सी पर बैठा है और वो अपना ऊपर वाला काम जिम्मेदारियों वाला देख रहा है, और वो हमसे पैसा ज़्यादा कमा रहा है। अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे तो हमारे एक दिन का पैसा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके पास 20 लोग काम करते हैं तो एक दिन किसी एक व्यक्ति के ना जाने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये बात चलती रहती थी। धीरे धीरे काम, पहले तो 12 महीने 30 दिन चलता था हौदी का, फिर धीरे धीरे काम कम होता गया। जब काम कम होता गया तो परेशानी भी आने लगी, क्यों कभी 10 महीने लगते थे काम पर, कभी 8 महीने लगते थे, कभी 6 महीने, तो बाकी का दिन हम खाली रहते। तो हम सोचने को मजबूर हो रहे थे, कुछ ना कुछ और किया जाए, कुछ ना कुछ और किया जाए। तो मैंने 2002 में कुछ ना कुछ और करने का सोचा कि कुछ ना कुछ और क्या किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि हम जब काम करते थे तो उस काम में हम जब 6 महीने फ्री रहते थे तो परेशानी आती थी, क्योंकि खर्चे तो लगातार चलते थे, इनकम बंद हो जाती थी। तो हम अपनी दुकान जो किराने की थी, हमने एक कापी लगा रखी थी, हम 6 महीने आधार खाते थे, और जो पैसा हमारे सिर पर चढ़ जाता था वो 6 महीने जब काम चलता था तो धीरे धीरे हम वो पैसा उतार देते थे। उधर से हमारा काम बंद हो जाता था, उधर से हमारा जो पिछला पैसा दुकानदार वाले का देना होता था वो हमारा खत्म हो जाता था। इसी तरीके से चल रहा था। तो मैं बड़ा परेशान रहता था। दूध का भी पैसा ऐसे ही चलता था, डेयरी का 6 महीने हम आधार दूध लेते थे, जो 6 महीने में वो बाकी का पैसा हाँ जी उतार लिया, और काम चलते चलते हम वो दे देते थे। अंकित। तो काफी परेशानी वाली जिंदगी थी। फिर एक ऐसी ही कंपनी हमारे पास आया व्यक्ति, वो पैसा जमा कराने वाली थी, लेकिन मैं तो सोच ही रहा था कि कुछ ना कुछ हो तभी बात बनेगी। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, उसमें पैसा जमा करवाना शुरू किया, तो एक मन में विचार चलने लगा, अगर कंपनी ने छोड़ दिया तो क्या होगा। तो वो भी थोड़ा चली चली बंद हो गई। तो उसमें एक व्यक्ति ने हमें एक बात सिखाई कि जो लोग गले के नीचे नीचे से हिस्से से काम करते हैं वो कभी अमीर नहीं होती। जो गले का ऊपर का हिस्सा है दिमाग का, इसका भी प्रयोग करते हैं, वही लोग अमीर होते हैं। जब भी दिमाग में बात आ गई कि बात तो सही है, कि ऐसा काम करना चाहिए कि उसमें नेटवर्क बनता हो। तो धीरे धीरे हमने एक और कंपनी आई, वो भी ज्वाइन करी। तो उसमें क्या था, राशन आता था। अच्छा लगा कि राशन का सामान है, ये तो सबकी ज़रूरत है, लेकिन वो सामान बहुत महंगा था। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी थी, वो सामान बहुत बढ़िया था। 8-9 महीने कंपनी में काम किया, वो खूब दिल लगाकर बहुत कुछ सीखा। और वो कंपनी बंद हो गई, तो उसमें से क्या निकल कर आया कि ये 3 लोग पार्टनर थे जो कंपनी बनाकर चला रहे थे दिल्ली से। और जब पूछा गया कि इनका कोई दफ्तर, कोई अता पता कहाँ इसको मिला जाएगा, भैया हमने जिंदगी के 9 महीने लगा दिए, 10 महीने इस काम में, हमने इतना झेला और भाग दौड़ करी, तो हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो वो कहते वो दफ्तर किराए का था, और मैं क्या जो प्रोडक्ट थे वो भी टाई अप थे। तो मतलब ये उसका कोई हवा में था, हवा में खत्म हो गया। तो मन बड़ा परेशान हुआ।
ये तो बहुत काम खराब हो गया, हमने इतना नुकसान झेला, हमारी फेस वैल्यू भी खत्म हुई लोगों के बीच कि ये मिलेगा वो मिलेगा, वो मिलने की बजाय वो खत्म ही हो गया। तो बड़ी परेशानी आई। फिर वो एक साथी और आया, क्योंकि जब कोई आदमी ऐसे कामों में पड़ जाता है तो जो लोग नेटवर्क करते हैं तो उनकी नज़र में भी आ जाता है धीरे धीरे। वो पर्ल कंपनी करता था, उसने मेरे को समझाया कि इसमें पैसा लगाओ, और ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, इसमें कोई पैसा डूबने का मौका नहीं। तो मैंने उसकी बैकग्राउंड सुनी, सारा कुछ सुना, तो मैंने उसमें पैसा लगवाना शुरू किया। तो मैं 6 महीने फ्री रहता था, मेरे को कोई ना कोई काम चाहिए था। जब मैंने उसमें पैसा लगवाना शुरू किया तो मन में उसमें फिर भी विचार चलने लगा कि लाखों रुपए लोगों के लगवा दिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बंद हो गई तो हमारा तो मकान बेच कर भी देना मुश्किल हो जाए। तो उसी बीच हमारे पास आरसिम आ गई। जब ये आरसिम कंपनी आई तो मेरा एक जान पहचान वाला था, मैं अपना होरी का सामान बनाकर, माल बनाकर अपने घर से स्कूटर पर माल बोरे में लाद कर जा रहा था। वो रास्ते में मिला मेरे को कि शांताराम जी आपसे बात करनी है। वो कंपनी कर रहा था, मेरे को पता था वो विदेशी कंपनी काम का कर रहा है। और उसमें वो जो शैम्पू थे, शीशे साफ करने वाले कुछ क्लीनर वगैरह थे, गाड़ियां साफ करने वाला क्लीनर था। तो मैंने सोचा कि ये वही काम बताएगा, मैं इसको हाँ करूं या ना करूं। तो मैं खड़ कर मन में सोच ही रहा था, फिर मन में विचार आया कि ऐसा क्यों ना किया जाए, इससे बात करी जाए, पता नहीं कुछ और ही हो। तो मैं इसको पहले ही मना कर दूं कि सुनने में क्या हर्ज है। तो मैंने सोचते सोचते उसको टाइम दिया कि रात को 9 बजे आ जाना। तब तक मेरे पास जो कारीगर काम करते हैं, क्योंकि मैंने घर पर मशीनें लगा रखी थी, 10-12 लोग काम करते थे मेरे पास। तो मैंने बोला मैं 9 बजे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आपकी बात सुन लूंगा। जब उसने आकर मेरे को बताया कि ये भीलवाड़ा से कंपनी है, कपड़े का काम है, और मेरे को पहले किसी मेरे दोस्त ने बताया था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैंने नज़रअंदाज इस करके कर दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा था। और मेरी बीवी ने बोला था अगर कोई आज के बाद दोबारा फिर कोई बंदा आया कोई कंपनी देकर तो हम आपको बाहर फेंक देंगे। तो मैं इस डर के मारे भी किसी को बुलाता नहीं था, मैं वही कर रहा था, पढ़ कर। तो साथियों मैंने सोचा चलो 9 बजे का टाइम दे देते हैं। मैंने 9 बजे का टाइम दे दिया उनको। टाइम देने के बाद क्या हुआ, तो वो करेक्ट 9 बजे, जाने के जैसे वो हमारे दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा कि जब 9 बजे की पर सुई आई तो उसने उस समय घंटी बजा दी। तो मैं बाहर निकला, मैं क्या आ जाओ पैसा। तो मैंने जिधर मेरा काम था, मेरे 2 प्लाट थे साथ साथ में, जिधर मेरी मशीनें लगी हुई थी, मैंने उधर उसको बैठा लिया। क्योंकि मैंने इसलिए बैठा लिया कि मेरी बीवी इस बात से बहुत नाराज थी कि ये कोई काम धंधा नहीं करना है, अपना काम करो। कम से कम 6 महीने तो काम चलता ही है। तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो परिवार भी इस बात को साथ देने को तैयार नहीं होते। तो मैंने उसको दूसरे तरफ बैठाकर अपनी बीवी को बोला कि चाय के 2 कप बना देना। वो 2 साथी आए थे, तो मैंने कहा जब तक ये चाय लेकर आएगी तब तक मैं इनकी बात सुन लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच में खलल डाल दे तो सारा मामला खराब हो जाए। तो साथियों मैंने फिर उससे, उन्होंने मेरे को बताना शुरू किया, ये कंपनी है भीलवाड़े से, इसका आरसिम नाम है, ये जो फार्मूला है कंपनी टू कस्टमर का, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सामान आता है, 1500 की किट मिलती है। तो मैंने उनको पूछा किट में क्या मिलता है, कहता है 3 जोड़ी कपड़े होते हैं तो एक बैग होता है। मैंने सोचा 1500 में कम से कम 1000-1200 का तो सामान मिल ही रहा है, अगर 200-300 का नुकसान हो भी जाएगा, अगर बात समझ में बाद में आ गई तो कर लेंगे, नहीं तो होगा तो 200-300 का नुकसान की कोई बात नहीं। तो मैं ये सोचकर उसकी कॉपी बंद करवा दी, रजिस्टर बंद करवा दिया। मैं कैसे करो तुम मेरा फार्म भर दो। तो वो मेरी तरफ देखने लग गया, प्लान तो देख लो। तो मेरे को डर लगा हुआ था कि कहीं मेरी बीवी आ गई तो कहीं वो बोलने ना लग जाए कि आपने फिर वही काम धंधा शुरू कर दिया। तो मैंने उसकी कॉपी बंद कराई, मैं कहा चाय आने वाली है, आप चाय पियो, मेरा फार्म भर दो। वो कहता फार्म तो ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहता वो जो दुकान है उसमें कपड़े की किट है, बैग में फार्म आता है। मैं कहा चलो फिर अभी ले आते हैं चाय पीकर, क्योंकि मैं तो काम की तलाश में था। क्योंकि मैं अभी मेरा, मैंने फिर उसको बोला, जब कहता नहीं अब भी नहीं मिलेगा, दुकान बंद हो गई है। चलो ठीक है, मैं क्या, दुकान बंद हो गई है तो सुबह कर लेंगे। तो वो सोचता चलेगा चाय पीकर कि कमाल की बात है भाई, ऐसा बंदा जिसने प्लान भी नहीं सुना लेकिन ये ज्वाइन होने के तैयार हो गया।
तो मैंने सुबह 10 बजे उसको फ़ोन कर दिया कि मैं दुकान पर पहुंच रहा हूँ, आप आ जाओ। तो दोस्तों मैं दुकान पर पहुंचा, मैंने ज्वाइनिंग करी, तो मैंने उसको बोला मेरे को 6 महीने अपना काम करने दो, कर्ज चढ़ा हुआ है, ये तारने के बाद जब काम बंद होगा तब शुरू करें। तो दोस्तों समय का भी अभाव है, यहीं पर ही बात को अपनी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैसेज आ गया कि हमारा समय खत्म हो गया। बहुत सारे लोग आज सालों साल हो गए देख रहे हैं कि कंपनी चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन जिसने करना है, जो परमात्मा जिसको देना चाहता है वो तो दे देगा, जो नहीं देना चाहता वो लाख कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं मिलता। थैंक यू। ओवर टू रविंद्र जी। मैं प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, रविंद्र ठाकर। जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर संतराम जी आपका। आपकी स्टोरी बड़ी पीछे से शुरू हुई और आपने जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे।